अस्सलाम वालेकुम। आज मैं वल्वुलस बताने लगी हूँ और ये जो सारे हैं क्लिनिकल कोऑर्डिनेट्स बताने लगी हूँ। वैसे क्या होता है, जो असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कोलन होता है ना, वो अटैच होता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। और अगर वो अटैच होगा नॉर्मल मीन्स पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से, तो वो उसमें ना ही कोई हर्निया होगी और ना ही कोई पॉकेट बनेगी। लेकिन अब हम एबनॉर्मलिटीज़ पे आते हैं। अगर वो फेल हो जाए पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच होना, सही है, तो वो अगर अटैच नहीं होगा तो वो मूवमेंट करेगा, और वो मूवमेंट जो करेगा ना, अ मोबाइल कोलोन रिजल्ट विच में अलो इट टू ट्विस्ट अपॉन इट सेल्फ काजिंग वल्वुलस, और वो वल्वुलस काज कर देगा। सही है, वल्वुलस हम किसे कह रहे हैं? सिंपली हम कह रहे हैं जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से जो असेंडिंग कोलोन अटैच नहीं हो रहा और फिर वो ट्विस्ट हो रहा है, उसे हम वल्वुलस कह रहे हैं। अगर वो अटैच पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से नहीं होगा तो पीछे की तरफ रेट्रोकोलिक एक पॉकेट बनेगी और जिसमें रेट्रोकोलिक हर्निया हो जाएगा। हर्निया क्यों होगा? क्योंकि ज़ाहिर बात है उस जगह पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की मीन जैसे कोलोन है वो उस जगह आ जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है ना, वहाँ खाली जगह बच गई है। नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है कि वहाँ अटैच हो, अगर वहाँ अटैच नहीं होगा तो वल्वुलस हो जाएगा। सही है। अब सेकंड हमारा जो डिफेक्ट है वो है ओम फेलोसील। ओम फेलोसील क्या होता है कि जो हमारे एब्डोमिनल की जैसे विजरा होते हैं ना, वो फिजियोलॉजिकल क्या होते हैं, हेरिनेशन आप लोगों को मैंने बताया था। क्या होता है, इंटेस्टाइनल लूप जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर चले जाते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी में। 6 वीक में जाते हैं, 12 वीक या 10 वीक में वो दोबारा आ जाते हैं। अगर वो दोबारा नहीं आ रहे, सही है, वो दोबारा नहीं आ रहे तो उस बच्चे को होगा ओमोफेलोसील। अब ओमोफेलोसील में क्या होता है, अगर वो वापस नहीं आते और वो उम्बलाइकस रिंग जो होती है वहाँ से वो बाहर निकल आए, मीन्स उम्बलाइकस के लेवल से वो बाहर निकल आए और उनके ऊपर जो कवर हो वो एमनियोन हो, सही है, तो हम उसे कहेंगे ओमफेलोसील। अगर ओमफेलोसील, ये तो ओमफेलोसील हो गया। अब इससे रिलेटेड एक टर्म है गैस्ट्रोशीसिस, सही है। अब इससे हम क्या कहते हैं, ये रिफर अ प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट थ्रू अ बॉडी वॉल डायरेक्टली इनटू एमनियोटिक कैविटी। इट अकर लेटरल टू द उम्बिलिकस, यूजुअली राइट एंड लेफ्ट right, and the defect is most likely due to abnormal closure of the body wall around the connecting stalk। सही। अब इसका क्या मतलब है मैं बताऊं। अब इसमें है ना एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आएंगे, सही है, एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आए, लेकिन इसमें फिजियोलॉजिकल हेरिनेशन पूरी कंप्लीट हो रही है। 6 वीक में बाहर जाते हैं, 12 वीक में अंदर भी आते हैं, लेकिन फिर भी क्यों वो एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आए? वो बाहर क्यों आए बच्चे? वो इसलिए आए कि जो हमने पढ़ा था ना एंसेफेली जो एबनॉर्मल क्लोजर ऑफ द बॉडी वॉल, वो नहीं, एबनॉर्मल क्लोजर हो गई, नॉर्मल क्लोजर नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से एब्डोमिनल कॉन्टैक्ट आएंगे बाहर। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, जो एमनियोटिक कैविटी है ना, एमनियोटिक फ्लूइड है, वो उस जो मीन्स इंटेस्टाइनल लूप है उन्हें क्या करवा देगा, डिजनरेट करवा देगा, और इसलिए इसके ऊपर कोई भी एमनियन नहीं होगी। ये सिंपल ऐसे लगेगा जैसे कि गोश्त है वो बच्चों का बाहर निकला हुआ है। इसकी भी मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाऊंगी, सही है। अब तीसरा है हमारा विटिलाइन डक्ट एब्नॉर्मलिटीज़। अब जो विटिलाइन डक्ट होती है, मैंने बताया था ना विटिलाइन डक्ट क्या होती है और यॉक स्टॉक क्या होती है। अब फोर गट है, मिड गट है, हाइंड गट है। जो मिड गट को यॉक सैक से कनेक्ट करती है उसे हम कहते हैं विटिलाइन डक्ट, सही है। अब क्या क्या कह रहे हैं, स्मॉल पोर्शन ऑफ विटिलाइन डक्ट परसिस्ट। वैसे तो क्या होता है, विटिलाइन डक्ट है ना परसिस्ट नहीं रहती, सही है। अब कह रहे हैं स्मॉल पोर्शन अगर विटिलाइन डक्ट का परसिस्ट करेगा, वो फॉर्मिंग एन आउट पॉकेट ऑफ इलियम की एक आउट पॉकेट बनाएगा, जिसे हम कहते हैं माइकल डाइवर्टिकुलम और इलियर डाइवर्टिकुलम, सही है। अब इसमें ना हम एक इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है या एक फार्मूला है 2+2 मीन्स ऐसे समझे 2+2 मीन्स 3 बार 2 याद करना है। अब 3 बार 2 याद क्या करना है, ये जो मीन्स परसेंटेज है, मीन्स कितने पीपल्स में होती है, मीन्स कितने बंदों में होती है, तो ये होती है 2% ऑफ पॉपुलेशन में ये होती है, सही है। ये तो 1-2 हो गया। अच्छा, ये 2 फुट होती है। 2 फुट का क्या मतलब है, इलियोसाइकिल वाल्व्स है ना, ये 2 फुट के मीन्स दूरी पे होती है, डिस्टेंस पे, और ये 2 इंचज़ ही लॉन्ग होती है, सही है। यही आप लोग इसमें बताएंगे, इसका यही फार्मूला है, सही है। अब क्या कह रहे हैं, अब यहाँ आप लोग नीचे आए, अभी कह रहे हैं, अब ये सेकंड है, कह रहे विटिलाइन डक्ट
ट्रांसफॉर्म इनटू फिब्रस कॉर्ड एंड मिडिल पोर्शन फॉर्म अ लार्ज सिस्ट, एंट्रोसिस्टोमा और विटलाइन सिस्ट। अब एंट्रोसिस्टोमा और विटलाइन सिस्ट एक ही बात है। अब इसमें क्या होता है मैं आपको इससे फिगर से समझाती हूँ। अब ये देखें, ये आप लोग देख रहे हैं, अब ये हमारा उम्ब्लाइकस लेवल है, सही। ये माइकल डाइवर्टिकुलम है जो परसिस्ट कर गया, और ये इलियम है, ये हमारी विटलाइन लिगामेंट है, सही। अब ये विटलाइन सिस्ट क्या है, विटलाइन सिस्ट क्या है कि देखें, ये सारा फिब्रस कॉर्ड बन रहा था लेकिन बीच में से नहीं बना, तो उसने एक सिस्ट बना ली। सिस्ट क्या होती है, एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है, सही है, वो उसने बना ली, सही। इसे हम कहते हैं विटलाइन सिस्ट। अब यहाँ तक हो गया। अब हमारा तीसरा जो इसमें ही है क्लिनिकल कोरवेट्स, वो है विटलाइन डक्ट। द विटलाइन डक्ट रिमेन पेटेंट ओवर इट्स एंटायर लेंथ, फॉर्मिंग अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन उम्ब्लाइकस एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब क्या है उम्ब्लाइकल फिस्टुला या विटलाइन फिस्टुला क्या होता है। अब उम्ब्लाइकल फिस्टुला या विटलाइन फिस्टुला फिस्टुला पहले कहते हैं किसे, फिस्टुला हम कहते हैं एबनॉर्मल पैसेजवे, मीन्स नॉर्मल पैसेजवे नहीं है बॉडी में, एबनॉर्मल है, सही है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये विटलाइन फिस्टुला है। वैसे तो क्या होता है इस जगह ना उम्ब्लाइकस के लेवल पे वो मीन्स ख़त्म हो जाती है, सही है। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि जो है इंटेस्टाइन और उम्ब्लाइकस, उसमें एक मीन्स एबनॉर्मल पैसेजवे है, नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल। अब जो मीन्स इंटेस्टाइनल लूप हैं या कोई भी कंटेंट है वो बाहर जा रहा है, वो बाहर जा रहा है, तो क्यों जा रहा है जबकि नॉर्मल पैसेजवे तो नहीं है। अब आप लोग इस फिगर में देखें, ये देख रहे हैं, ये वाली फिगर ये इसकी ही है। और मैं आप लोगों को बताऊं एक और बात, अब इसमें आता है ये, अब गट रोटेशन कह रहा है। गट रोटेशन क्या होता है, गट रोटेशन जो होता है वो होता है, अब आप लोग ये देखें, इसमें लिखा हुआ है गट रोटेशन डिफेक्ट। अब जो मल रोटेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल लूप में रिजल्ट इन ट्विस्टिंग ऑफ द इंटेस्टाइन वल्वुलस, जो मल रोटेशन होगी उसकी वजह से तो वल्वुलस होगी, सही है। अब कह रहे हैं रिवर्स रोटेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल लूप। वैसे क्या होता है, काउंटर क्लॉकवाइज होती है हमारी 270, काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, सही। अब ये कह रहे हैं अगर 90 क्लॉकवाइज होगी ना तो ये होती है एबनॉर्मलिटी, सही है। ट्रांसवर्स कोलोन जो है ना पास बिहाइंड द ड्यूडेनियम, क्या हो जाएगा, पास बिहाइंड द ड्यूडेनियम आ जाएगा, जबकि ये नॉर्मल नहीं है। तो इसमें जो डिफेक्ट है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे होगा, सही है। अब आप लोग ये देखें, ये है नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, ड्यूडेनियम इधर है, सही है, और ट्रांसवर्स कोलोन क्या है, इसके ऊपर है, सही है, ये नॉर्मल है। अब ये एबनॉर्मल है अगर ये 90% क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगी, सही है। अब क्या कह रहे हैं, ट्रांसवर्स कोलोन कहाँ है, इधर है हमारा ट्रांसवर्स कोलोन, सही है, ये हमारा ट्रांसवर्स कोलोन और ड्यूडेनियम इधर है, तो ये गलत है ना, ये सही नहीं है, तो ये क्या है, एबनॉर्मलिटी है, सही है। अब है गट अट्रेक्सिया और स्टेनोसिस। गट अट्रेक्सिया और स्टेनोसिस क्या होता है, अट्रेक्सिया हम क्या कहते हैं कि एक जो पैसेजवे है वो बना ही नहीं, सही है, नॉर्मल ओपनिंग हुई ही नहीं है। और स्टेनोसिस हम किसे कहते हैं कि ओपनिंग हुई है लेकिन नैरो है, सही है। अब क्या कहते हैं, अट्रेक्सिया कब होता है बच्चों में, अट्रेक्सिया होता है may occur anywhere in the along the intestine. Most occur in duodenum, fewest occur in colon, and equal number occur in jejunum and ileum. Atresia in upper duodenum are probably due to lack of recanalization. जी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है ना रिकैनलाइजेशन, पहले तो हमारा क्या होता है, रिकैनलाइजेशन होता है, मीन्स पहले वो है ना ओब्लिटरेट हो जाती है, सही है, फिर बाद में वो रिकैनलाइज होती है। जी मैंने आप लोगों को बताया था ड्यूडेनियम में, अगर ना हो तो क्या होगा, एट्रेसिया हो जाएगा। ये प्रोक्सिमल पार्ट है, और अगर डिस्टल पार्ट का देखें हम ड्यूडेनियम का तो वो एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, सही है। है एप्पल पील एट्रेक्सिया। एप्पल पील एट्रेक्सिया किसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। आप कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर एट्रेक्सिया हो तो एप्पल पील एट्रेक्सिया होगा, सिंपल। हाइंडगट के एबनॉर्मलिटी, अब क्या है, रेक्टो वेजिनल फिस्टुला। फिस्टुला मैंने पहले ही बताया एबनॉर्मल ओपनिंग होगी। अब रेक्टो वेजिनल मीन्स रेक्टम और वेजिना के बीच में एक एबनॉर्मल ओपनिंग होगी, सही है, जिससे हम क्या कहेंगे, रेक्टो वेजिनल फिस्टुला। इसकी मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाती हूँ। अब है इम्प्रोफरेट एनस। इम्प्रोफरेट एनस क्या होता है, कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी एनस ओपनिंग जो है वो पूरी मीन्स खुली नहीं होती, तो वो खुली नहीं होती, हमें कैसे पता चलता है, हमें ऐसे पता चलता है कि वो बच्चा है ना फीसेस नहीं करता, और तो जब फीसेस नहीं करेगा
तो हमें पता चल जाएगा भी बच्चा अभी तक फीसिस क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो फीसिस करता है, तो हमें पता चल जाएगा भी इसकी इम्प्रोफरेट एनस है। तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं कि वो एनल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर देते हैं, सही है, और फिर नॉर्मल हो जाता है। अब ये सेकंड है कंजीनाइटल मेगाकोलोन। मेगाकोलोन क्या होता है, ये कंजीनाइटल मेगाकोलोन क्या होता है, ये एब्सेंस होता है पैरासिम्पथेटिक गैंग्लिया इन दी बाउल वाल, सही। अगर पैरासिम्पथेटिक गैंग्लिया नहीं होगी, मीन्स पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं होगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी, सही। अब इसे हम क्या कहते हैं, हिरिस-सैग-प्रेंक डिजीज़ या आ गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन, सही है। थैंक यू बच्चों। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।